एक तो माइग्रेन इज अ मिसनोमर इन द सेंस अधिकतर लोगों को कोई भी सर दर्द हो उसको माइग्रेन लेबल करते हैं। ओके। इट वाज लाइक 3 साल पहले जिसको भी सर्दी खांसी हो कोरोना लेबल करते थे सेम। कि पेन किलर्स ले लेके सहन कर रहे हैं, तो ये कितना हद तक आपके ब्रेन के फिजिकल हेल्थ को डैमेज कर सकता है? माइग्रेन जनरली पेन किलर से रिजॉल्व नहीं होता है। अगर पेन किलर से रिजॉल्व होता तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। आजकल कॉमन प्रैक्टिस हो गया है कि कुछ भी तकलीफ हो पेन किलर ले लो। कंसल्टेशन फीस भी वन ऑफ द फैक्टर है कि वो बचाने के लिए लोग ऑलरेडी जो ट्रीटमेंट चल रहा है, बीपी की गोली चल रही है, उसी को लिए जा रहे हैं और बीपी भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। मेरा एक पेशेंट था जिसको मेडिसिन चालू थी ब्लड प्रेशर की, समहाउ उसकी बंद हो गई। तो व्हाट ही डिड इज मदर की चालू कर दी उसने। मम्मी की पड़ी ही रहती है, मदर तो खाती नहीं, मैं खाना चालू। अब उससे हुआ क्या, मदर को भी नहीं मिली, इसका बीपी भी कंट्रोल नहीं था। अब मेरे दोनों पेशेंट। हम अक्सर हमारे बॉडी की हर छोटी सी तकलीफ पे रिएक्ट कर देते हैं, बट जब बात ब्रेन की आती है तो हम या तो उसे इग्नोर कर देते हैं या तब तक वेट करते हैं जब तक सब कुछ कोलैप्स ना हो जाए। हर ट्यूमर अचानक नहीं होता, हर ट्रॉमा दिखाई नहीं देता और हर ब्रेकडाउन के पहले ब्रेन कुछ कह रहा होता है। हेडेक, चक्कर, मेमोरी लॉस, समटाइम्स ये सिर्फ टेंशन नहीं होते, ये सिग्नल्स होते हैं जो आपका ब्रेन आपको बहुत पहले से भेज रहा होता है हेल्प के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग उसे स्ट्रेस या नॉर्मल समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब तक समझ आता है कहानी क्रिटिकल हो चुकी होती है। तो ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी ना कभी अपने ब्रेन को लाइटली लिया है, और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अपने क्लोज पर्सन को कंफ्यूजन, मेमोरी इश्यूज या फिजिकल ट्रॉमा से गुजरते हुए देखे हैं, और उन केयर गिवर्स के लिए जो ये समझना चाहते हैं कि ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है और हेल्प लेना कब जरूरी हो जाता है। और इस क्रूशियल कन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ जो न्यूरो सर्जन है, उनकी स्टोरी खुद ही एक इंस्पिरेशन है। डॉक्टर शार्दुल वर्गंटीवार, जिन्होंने चंद्रपुर महाराष्ट्र से अपनी स्कूल की शुरुआत की, नागपुर से एमबीबीएस और फिर ऑल इंडिया पीएमटी क्रैक करके इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज बीजेएमसी अहमदाबाद से जनरल सर्जरी में एमएस किया। यहीं पे आपने एडवांस न्यूरो सर्जरी में ट्रेनिंग ली, फिर जेजे हॉस्पिटल मुंबई में काम किया और फिर माइक्रो न्यूरो सर्जरी की फेलोशिप की हुबली में। इतनी इंटेंस मेडिकल जर्नी के बाद जब बड़े हॉस्पिटल्स का ऑप्शन था, इन्होंने वापस अपने होम टाउन चंद्रपुर आके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, और आज ये सिर्फ सर्जरीज नहीं करते, हर पेशेंट के ब्रेन के उन सिग्नल्स को भी सुनते हैं जो बॉडी से पहले बोलते हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। सो अगर आपने भी कभी अपने ब्रेन सिग्नल्स को लाइटली लिया है या अपने किसी क्लोज पर्सन को मेंटल कंफ्यूजन, फिजिकल ट्रॉमा से स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो ये एपिसोड आपके लिए एक वेकअप कॉल भी हो सकता है। So now let's welcome sharp, grounded and deeply dedicated Dr. Shadul. Hello sir, welcome to my podcast. सबसे पहले तो आई एम थैंकफुल टू यू बिकॉज लकीली आपका टाइम मिल गया, क्योंकि बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे आपके साथ पॉडकास्ट करने No, का। no, pleasure is mine. Basically, I generally do not get that much of time, but I tried राइट, hard. राइट। तो वही, क्योंकि लास्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली आपके साथ नहीं हो पाया कन्वर्सेशन बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट थैंकफुली आपने एक्सेप्ट भी कर लिया इनविटेशन एंड राइट नाउ यू आर हियर इन फ्रंट ऑफ मी। सो थैंक यू सो मच। राइट नाउ व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट? Very much excited. I haven't been any here like कभी पहले हुआ नहीं था. I have been to interviews, radios and televisions, but this is the first time, so very much excited. आई एम ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे भी आज न्यू जानने मिलेंगी अबाउट न्यूरो सर्जरी, एक सर्जरी के हिसाब से या हेड इंजरी, व्हाट ऑल ऑफ विल गो डीप इनटू दिस। तो सर कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले मुझे ये पूछना है कि नॉर्मली जो लोगों में एक बेसिक है कि भाई सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, तो इज इट नॉर्मल क्या, या फिर इट इज अ साइन कि कुछ मेजर इश्यू है आपके ब्रेन के साथ? See, ये स्पेक्ट्रम रहता है. It can be normal very often, ओके। और it can be a serious thing also. डिपेंड्स आप उसको कितना सहन कर रहे हैं. सहन करने का मतलब अगर वो एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, इट इज क्वाइट कॉमन. ओके। हीमोग्लोबिन कम होने के कारण, एक्सर्शन ज्यादा होने के कारण, किसी को फीवर है, हम्म। किसी को स्ट्रेस है, नींद ना हुई है, ये एक रोजमर्रा की जो जिंदगी में कॉमन चीजें हैं, उसके कारण ये सिम्टम्स बहुत बार होते ओके। हैं. बट इट्स ऑकरिंग वेरी ऑफन. देन आपको उसका कारण ढूंढने की जरूरत है, और इट कैन बी सीरियस. ब्रेन ट्यूमर से लेके पैरालिसिस तक के कुछ भी हो सकता है.
डरने की बात रहती नहीं है, पर अगर 100 में से 10 भी केसेस रहे तो इट इज बेटर टू रूल इट आउट। ओके, ब्रेन ट्यूमर्स आपने अभी कहा, तो डेफिनेटली हम आगे उसके बारे में करेंगे बात अबाउट ब्रेन ट्यूमर्स एंड हेमरेजेस। इसमें से मुझे एक ये आ रहा है कि माइग्रेन, जो माइग्रेन होता है सिमिलर टू दैट ओनली होता है कि माइग्रेन में आपको सिर दुखता है, एक्सटर्नल इंप्रेशन से अफेक्ट करते हैं, साउंड, लाइट, ये वो जो भी रहता है। एंड रिसेंटली माइग्रेन के पेशेंट्स बहुत डे बाय डे बढ़ भी रहे हैं। हाँ, तो व्हाट इज दिस, मतलब ये क्यों हो रहा है? सी, एक तो माइग्रेन इज अ मिसनोमर। माइग्रेन इज अ मिसनोमर इन द सेंस अधिकतर लोगों को कोई भी सर दर्द हो उसको माइग्रेन लेबल करते हैं। ओके। इट वाज लाइक 3 साल पहले जिसको भी सर्दी खांसी हो कोरोना लेबल करते थे, हाँ। सेम थिंग है ना। ओके। माइग्रेन की डेफिनेशन में सिर्फ हेडेक नहीं आता है, वो कितने दिन के लिए हो रहा है, कितना फ्रिक्वेंटली हो रहा है और आने के बाद कितना इंटेंसिव रहता है उस पर डिपेंड रहता है। तो 90% ऑफ द टाइम माइग्रेन इज मिसलेबल्ड। नॉर्मल लोग सर दर्द को ही माइग्रेन बोलते हैं, जैसे चेस्ट पेन को हार्ट अटैक बोलते हैं वैसा। सेकेंड, केसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज लोग खुल के सामने आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी ये सर दर्द कॉमन चीज नहीं है इसलिए। एंड थर्ड, ऑब्वियसली स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है इसलिए। दैट इज द मेन फैक्टर फॉर ऑल द हेडेक्स। ओके स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, तो इसी के कारण जो सो कॉल्ड माइग्रेन है वो बढ़ते जा रहा है। सर, माइग्रेन का जैसा मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, जितने भी माइग्रेन्स के पेशेंट आते हैं, और मैंने भी ये नोटिस किया है कि हो क्या रहा है ना कि पेशेंट्स ऑलरेडी अगर किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले चुके हैं, तो अब वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान फॉलो नहीं करते, एंड नाउ दे हैव शिफ्टेड टू पेन किलर्स। दिस इज वेरी शॉकिंग कि पेन किलर्स ले लेके सहन कर रहे हैं। तो ये कितना हद तक आपके ब्रेन के फिजिकल हेल्थ को डैमेज कर सकता है? सी, माइग्रेन का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सिर्फ ब्रेन को अफेक्ट नहीं करता। इट माइग्रेन एक ऐसी चीज है जो पूरे फैमिली को अफेक्ट करेगी। जनरली आपने देखा होगा जिनको भी माइग्रेन है वो पर्सन चिड़चिड़ा हो जाता है। हम्म। अब अगर माँ है तो बच्चों पे गुस्सा निकालेगी, ऑब्वियसली हस्बैंड पे गुस्सा निकालेगी, जिसके कारण पूरे घर का एनवायरनमेंट बदल जाता है। तो आपने देखा होगा जिसके घर में भी कोई माइग्रेन वाला पेशेंट है उनके घर में हमेशा तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट रहती है। तो दैट अफेक्ट्स द लाइफ अ मच इन अ बिगर पिक्चर। ठीक। सेकेंड, माइग्रेन जनरली पेन किलर से रिजॉल्व नहीं होता है। अगर पेन किलर से रिजॉल्व होता तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। आजकल राइट। कॉमन प्रैक्टिस हो गया है कि कुछ भी तकलीफ हो पेन किलर पेन ले लें। किलर्स। तो पेन किलर से मोमेंटरीली कम हो जाता है। माइग्रेन का बेस्ट ट्रीटमेंट है उसका प्रिवेंशन। आपको माइग्रेन के जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है, जनरली स्मेल, आवाज, स्ट्रेस, नींद कम होना, भूख लगने पे खाना न होना, एंड कुछ हैबिट्स, फूड हैबिट जिसको बोलते हैं आप। सेकेंड, फॉरेन या यूएस कंट्रीज में फूड हैबिट्स पे बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। जनरली चीज एंड कैफीन से माइग्रेन के इंसिडेंट्स बढ़ते हैं, ओके। या दे आर कंसिडर्ड टू बी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। पर इंडिया में इतना हमारे चीज कंजम्पशन फिलहाल नहीं है, पर फास्ट फूड जॉइंट्स जो बढ़ रहे हैं, पिज्जाज, बर्गर्स एंड ऑल, दैट इज आल्सो कॉजिंग इंक्रीज इन द माइग्रेन इंसिडेंट्स। मतलब वो एक फैक्टर बन सकता है या है है ऑलरेडी? ऑलरेडी, ओके। यहाँ पे नहीं है थैंकफुली, बट अगले डे 10 बाय सालों में डे वो इट्स भी हो इंक्रीजिंग, जाएगा, डे बाय डे, लुकिंग राइट। एट द लाइफस्टाइल चेंजेस वी आर सीइंग। एंड व्हाट आई फील इज कि सर, अभी का जो है, लोग कैसे है कि माइग्रेन को, अगर मुझे लगता है कि माइग्रेन का जो रूट कॉज है, जैसे अगर हम रूट कॉज पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं या उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट जैसे हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम अच्छी तरीके से माइग्रेन को मैनेज कर सकते हैं, See, राइट? almost 90 to 90% cases can be managed राइट। conservatively only. Conservative यानी without hassles of medicine वो रह मेडिसिन। सकते हैं। ओके। बट इशू इज लोग खुद भी अगर कोशिश करें तो हमारी लाइफस्टाइल आजकल इतनी हेक्टिक हो गई है कि वी कैन नॉट अनडू दैट। सी, वी कैन नॉट आस्क पीपल कि आप मोबाइल से दूर रहें। दूर है, राइट। हम ये नहीं बोल सकते कि आप वर्किंग आवर्स लिमिटेड रखें, खाना वक्त पे खाएं। इवन वी एज अ डॉक्टर्स हम नहीं कर पाते, या टीचर्स नहीं कर, बहुत जन है जो वक्त पे नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम उसके साथ हमारी सोसाइटी के लाइफस्टाइल में भी है।
जो हम एडजस्ट नहीं कर पाते। अगर कोई बंदा एडजस्ट कर रहा है तो हम उसको भी टोकते हैं, क्यों कर रहे हो? हम नहीं कर रहे तो आप क्यों कर रहे हैं, वो बिकम्स एन इशू। राइट। तो इसलिए इट्स अ विशियस साइकिल नाउ। सर अभी जैसे आपने कहा कि कंसल्टेशन फीस भी वन ऑफ द फैक्टर है कि वो बचाने के लिए लोग ऑलरेडी जो ट्रीटमेंट चल रहा है, बीपी की गोली चल रही है, उसी को लिए जा रहे हैं और बीपी भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। दिस इज अ ट्रू फैक्ट, ये ऑलरेडी हम भी फेस कर ही रहे हैं। बट सर इसका क्या नुकसान हो सकता है कि भाई आप ये चीज बचा रहे हो, मतलब और जो एक सीरियस कंडीशन है उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेके आप कितना ज्यादा अपने ब्रेन को या फिजिकली अपने ब्रेन को कितना ज्यादा डैमेज कर रहे हो इसके लिए, मतलब क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट ये कर रहे हैं, बहुत से लोग ये चीज करते हैं, वी हैव सीन इट, वी आर एक्सपीरियंसिंग इट कि ये चीज कर रहे हैं बचाने के लिए सब कुछ। तो आप उन पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि डोंट डू See, दिस? the problem is not the money, हाँ। the problem is mindset. राइट। और इंडिया में इट इज वेरी कॉमन, सिर्फ उनके साथ नहीं हमारे साथ भी। हम्म। सी, अगर हमको रेलवे स्टेशन जाना है तो हम प्लेटफॉर्म टिकट के पैसे बचाने की काफी कोशिश करेंगे, है ना, पर वहां पे जाके बर्गर जरूर खाना है। हम्म। सी, इट इज लाइक हमको अगर मोबाइल लेना है तो हम हाई एंड मोबाइल लेंगे, उस पर स्पेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेंगे। तो माइंडसेट का इशू है, हम जिसको लेजर मानते हैं हम इजीली उस पर स्पेंड करते हैं, जो जरूरत है उस पर हम स्पेंड नहीं करते। और फॉरेन कंट्रीज में इसका उलट होता है, उनका इंश्योरेंस, उनका सेफ्टी इज अ प्रायोरिटी। इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी, और वो माइंडसेट में है, नॉट अबाउट ओनली गवर्नमेंट, पूरे लोगों में है। हमारे यहाँ उल्टा है। वैसे ही किसी को 200-300 बचाना कंसल्टेशन रहता है कुछ लोग, पर उनको उससे ज्यादा जाना ही क्यों जब मैं काउंटर पे ले सकता हूँ। सेकेंड, इंडिया में लोगों को एडवाइस भर भर के फ्री में मिलती है और लोगों को बड़ा पसंद आता है किसी को एडवाइस देना। जैसे कोरोना के वक्त था, भारत में कोरोना आने वाला नहीं है, कोई कैम्फर और कपूर की गोली से कोरोना चले जाता है। वैसे ही अभी काउंटर पे जाए तो मेडिकल वाला आपको बोल देता है भाई ये गोली लाओ, जाना क्यों है। कोई और रिश्तेदार बोलते हैं। मेरा एक पेशेंट था जिसको मेडिसिन चालू थी ब्लड प्रेशर की, समहाउ उसकी बंद हो गई। तो व्हाट ही डिड इज, मदर की चालू कर दी उसने। मम्मी की पड़ी ही रहती है, मदर तो खाती नहीं, मैं खाना चालू। अब उससे हुआ क्या, मदर को भी नहीं मिली, इसका बीपी भी कंट्रोल नहीं था, अब मेरे दोनों पेशेंट हैं। तो वो कॉमन फैक्टर, और इट्स वेरी कॉमन, वेरी रैम्पेंट। बस यही कहना है कि जो भी डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टरों की सलाह ना दे, जो हमारा बहुत कॉमन है। सर एक और सवाल ये है कि जैसे अगर हमारे ब्रेन में क्लॉट है या कोई कोई भी प्रॉब्लम, क्लॉट बोलो, प्रेशर बोलो, तो क्या हमारी बॉडी पहले से हमें सिग्नल्स देती है? लाइक जैसे हार्ट अटैक में होता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि पहले से भाई स्वेटिंग हो रहा है, आर्म, लेफ्ट आर्म पेन, जॉ पेन, तो ऐसा ब्रेन के साथ भी है कि हमें पहले से सिग्नल मिल सकते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम सी कैसा रहता है, क्लॉट अगर बड़ा है हम्म। तो इट इज लाइक हार्ट अटैक की एकदम से हो जाता है, पीपल राइट। डोंट नो। पर उसके पहले वार्निंग साइन आते हैं जो हम उसको अनदेखा कर देते हैं। हम्म। बहुत बार हेडेक होता है, एंजाइटी होती है, जिसको हम घबराहट बोलते हैं और छोड़ देते हैं। सेकेंड, हाथों में या पैर में झुनझुनी आती है, जिसको टिंगलिंग नमनेस बोलते हैं। आवाज में लड़खड़ाहट आती है। बहुत जनों को स्मेल बराबर आती नहीं है। सी, जहाँ क्लॉट जहाँ पे होता है, ब्रेन के कौन से पार्ट में क्लॉट होता है उस पे निर्भर रहेगा आपको वार्निंग साइन कौन सी आती है। ओके। तो ये सब छोटी छोटी बातें, लोगों को सुनाई कम देना, लोगों को कान बजना जिसको बोलते हैं। अब उसके अदर रीजंस भी रहते हैं, पर इन ब्रेन में जब क्लॉट होता है ये भी होता है। उंगली उंगली का ना हिलना ऑल्सो कैन बी द काइंड ऑफ पैरालिसिस, जिसको शुरुआत बोलते हैं। राइट। पर तब हम उनको ज्यादा सिवियरिटी से नहीं देखते। ओके। तो सर ये जो आपने बताया रीजंस, ये इफ इट इज वेरी ऑफन देन देयर इज अ पॉइंट कि हमें कंसल्टेशन प्रॉपर लेना चाहिए, राइट? हाँ, एंड व्हाट इफ कि एक पेशेंट को लाइक अगर सडन जो बोलते हैं हम पैरालिटिक अटैक, बहुत सी बार होता है कि एक पेशेंट बहुत हेल्दी है, फिटनेस फ्रीक है, सब कुछ, मतलब हमें लगता है कि यार इसको कैसे, हम बोलते हैं कि कैसे हो गया, तो उसको सडन पैरालिटिक अटैक आ जाता है, तो व्हाट इज दैट? सी कैसा होता है, पैरालिसिस के काफी कारण रहते हैं। ओके।
मोस्ट ऑफ द टाइम जो एज के साथ आता है वो वार्निंग साइन देता है, क्योंकि धीरे धीरे चेंजेस आते हैं ब्रेन में। जब तक कोई सिम्टम उभर के नहीं आता है तब तक पेशेंट खुद जान नहीं पाता है। इट इज लाइक अगर मेरे हाथ का सेंटर या पैर का सेंटर इन्वॉल्व हो तो वो हाथ और पैर में पैरालिसिस आएगा, तब पेशेंट को ध्यान में आता है या रिलेटिव्स को ध्यान में आता है कि ये पैरालिसिस हो सकता है। पर बाकी हिस्सों में जब होता है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट के साथ हम बोलते हैं अरे उम्र के साथ सठिया गया है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रेन में जो पर्सनैलिटी का सेंटर रहता है उस पे क्लॉट आता है, तो पर्सनैलिटी चेंजेस होते हैं। पर वो हम पैरालिसिस को बस हमारे हिसाब से पैरालिसिस यानी हाथ और पैर का कम हिलना या स्ट्रोक या हेमोरेज का यानी पैरालिसिस हो गया, हम बस उससे ही रिलेट कर पाते, बाकी देखते ही नहीं। तो ये वार्निंग साइन रहता है। सेकेंड, किसी को अगर हार्ट का प्रॉब्लम रहो जो अनडिटेक्टेड रहता है, देखिए हमारे हिसाब से पर्सन बहुत फिट है, वो फिजिकली फिट है, मेडिकली नहीं, है ना। तो बहुत बार चीजें आपने देखा होगा, अरे 30 साल बाद हो गए उसको बाद में पता चला हार्ट में छेद है, उसका ऑपरेशन करना। ये कब होता है? जब आप कभी भी आपका फिटनेस नहीं करवाए हो और सडनली इन्हीं को अटैक्स आते हैं जब कोई बीमारी अनदेखी गई हो और एकदम से सिम्टम्स आ गए। तो हम जिसको बोलते हैं वो एकदम फिट थी पर ऐसा हुआ, तो सिर्फ 5% ऐसे केसेस रहते हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहता कि इसमें क्यों हुआ। 95% ऑफ द टाइम वो फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली या मेडिकली फिट नहीं रहते। सर ऑलरेडी आपने क्लॉट के बारे में अभी बात की, तो मुझे ये पूछना था कि ब्रेन ट्यूमर सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है कि कैंसर, तो क्या ये हमेशा कैंसरस ही होता है या कितने हद तक ये, कितना ज्यादा एक ऑन एन एवरेज ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 ये कितना ज्यादा डेंजरस रहता है और ये शुरू कैसे होता है ब्रेन ट्यूमर? सी, हमारे यहाँ ब्रेन ट्यूमर इज लाइक अ स्टिग्मा। ट्यूमर यानी कैंसर, ऐसा लोग रिलेट करके हैं, जबकि ट्यूमर यानी आसान शब्दों में कहा जाए एक गांठ। ठीक है, अब वो गांठ कैंसर भी रह सकती है और नॉन कैंसर, उसको मेडिकल लैंग्वेजेस में बेनाइन या मैलिग्नेंट ऐसे टर्म्स है। ठीक है, अब वो कैंसर है कि नहीं है निर्भर करता है जब वो शरीर के और भाग में फैलता है। सेकेंड, वो निकाला नहीं जाता है। इन दोनों पे डिपेंड करते हैं, बोलते हैं कि उसको कैंसर है। ब्रेन ट्यूमर्स काफी हद तक नॉन कैंसरस रहते हैं। ठीक है, तो उनका प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है। ठीक है, सेकेंड, जो कैंसरस ट्यूमर है उसको एक अलग क्लासिफिकेशन है, उसको ग्लायोमास बोलते हैं। उसमें भी ग्रेड्स रहते हैं। जो ग्रेड 4 ग्लायोमा है जिसको ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी रहती है, इट इज द मोस्ट सीवियर काइंड ऑफ ब्रेन ट्यूमर टिल नाउ। ठीक है, बाकी जो ट्यूमर्स रहता है उसमें प्रॉब्लम ट्यूमर के कारण नहीं रहता है, प्रॉब्लम रहता है किस जगह पे वो आ रहे हैं। सी, बाकी कैंसर्स के मुकाबले या बाकी शरीर में जो ट्यूमर्स है उनके मुकाबले ब्रेन ट्यूमर का डिफरेंस ये रहता है कि जान ट्यूमर के कारण न जाते हुए ट्यूमर के कारण ब्रेन के पार्ट्स पे जो प्रेशर आता है उसकी तकलीफ रहती है। बाकी शरीर में हमको ट्यूमर की चिंता रहती है कि ये और कहीं फैल जाएगा, इसके कारण कोई नुकसान हो जाएगा। ब्रेन ट्यूमर में क्या रहता है कि जो ट्यूमर बढ़ते रहता है उसके कारण ब्रेन पे प्रेशर आता है, ट्यूमर के कारण बस प्रेशर जो बढ़ता है वो प्रॉब्लम रहता है। तो हमको ट्रीटमेंट में ट्यूमर के कारण जो ब्रेन को प्रेशर आ रहा है उसको रिलीज करना रहता है। तो ट्यूमर निकालने से क्या होता है, ब्रेन को फिर से जगह मिलती है बढ़ने के लिए। आई वांट टू आस्क कि एक्चुअली ये जो सीजर्स होते हैं, हम जैसे मिर्गी का दौरा बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या सडनली आ सकते हैं या देयर शुड बी अ हिस्ट्री, मतलब देयर इज अ हिस्ट्री तभी आपको सीजर्स आते हैं, ऐसा है, या सडन मिर्गी का दौरा पड़ गया कैसा ऐसा है, बोलते हैं? सीजर्स क्यों आते हैं उस पर डिपेंड रहता है। अब जिसको हम एपिलेप्सी लेबल करते हैं, एपिलेप्सी में हिस्ट्री रहती है कुछ पार्ट में, जैसे फैमिली हिस्ट्री, मदर में रह सकती है, ग्रैंडफादर में रह सकती है, सिबलिंग में रह सकती है, उसको हम फैमिली हिस्ट्री बोल सकते हैं। सेकेंड, ड्यूरिंग बर्थ या जस्ट आफ्टर डिलीवरी बहुत जनों को होता है, अगर तब हुआ और ब्रेन में कोई चेंजेस आ गए तो ओवर द टाइम इट कैन प्रेजेंट एज सीजर्स। पर सीजर्स अगर किसी और कारण से आ रहे हैं, पैरालिसिस के कारण आते हैं, क्लॉट के कारण आते हैं, इन्फेक्शन के कारण आते हैं, ब्रेन ट्यूमर के कारण आते हैं,
तो उसमें हिस्ट्री नहीं मिलेगी, उसमें सडन सीजर्स आते हैं Okay. फर्स्ट टाइम। तो सर सीजर्स मैनेजेबल है, क्यूरेबल है या लॉन्ग टर्म में कि सी हमेशा हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ऐसा है? अब जैसे मैंने आपको बोला, सीजर्स को किस कारण से आते हैं उस पर डिपेंड रहेगा वेदर दे कैन बी लेबल्ड एज मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल। ओके। सी, अगर ट्यूमर्स के कारण है हम्म। तो आपको ट्यूमर को ऑपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद सीजर्स को कम से कम 1.5 से 2 साल तक ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। ओके। इट इज सेड कि कोई भी सीजर्स मेडिसिन लेने के बाद 2 साल तक अगर सीजर फ्री पीरियड रहा तो हम मेडिसिन डिसकंटिन्यू करने का ट्रायल दे सकते हैं। 2 साल तक के रिकरेंस होने के बहुत चांसेस है, तो कोई भी एक बार सीजर आने के बाद 2 साल तक मेडिसिन हम टेपर या कम नहीं कर सकते। तो मिनिमम पीरियड कंसिडर्स टू बी 2 years। लोग कोई 2.5 साल पकड़ता है, कोई 1.5 साल तक, पर ऑन एन एवरेज 2 साल तक देना पड़ता है। ठीक है, आपको वो पीरियड तक लेना ही है कोई भी हाल में, क्योंकि फिर से आने के चांसेस ज्यादा है। उसके बाद पेशेंट का क्लिनिकल स्टेटस देख के हम ट्रायल देते हैं। सेकेंड, जिसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं, उसमें वो बंद नहीं होगी, उसमें हमेशा लेनी पड़ेगी थ्रू आउट योर लाइफ। थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक है। थर्ड, पैरालिसिस जिसमें हुआ हो, उसमें वही 2 साल तक सीजर फ्री पीरियड रहना चाहिए, देन यू कैन टेपर। 90% ऑफ द टाइम वो बंद हो जाती है। ठीक है। अब सेकंड, इसमें मजे की बात ये रहती है कि जैसे हमको हमेशा पेशेंट पूछता है कि सर ये मरने तक के लेना पड़ता है क्या, तो मैं हमेशा पूछता हूँ भाई आपके मरने तक क्या, मेरे मरने तक क्या? क्योंकि बीपी की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की गोली पेशेंट को हमेशा लेना मंजूर रहता है। उसके अलावा कोई भी गोली लेना हो तो मरने तक के लेना क्या, ऐसा सवाल आता है। तो सीजर, देखिए कैसा आता है, सीजर प्रिवेंट करना इज द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ इट। रोड पे सीजर्स आए, सीढ़ी चढ़ रहे तब सीजर्स आए, कोई स्कूल में जा रहा है तब सीजर आए, तो इट कैन टर्न इनटू मेजर एक्सीडेंट, इट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। तो अगर एक गोली लेने से आपकी लाइफ बच रहा है, तो आई थिंक इट इज मच बेटर टू टेक इट, then why not? ऑब्वियसली।